वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो रात 1 बजे तक बैठे बातें करते रहे। समीना के ज़हन पर खौफ मुसल्लत था और शारिक उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। लाश का पता चल गया होगा और पुलिस वहां पहुंच गई होगी। समीना ने कहा। उसके लहजे में अब भी हल्की सी कपकपाहट थी। तुमने बिला वजह अपने ज़हन पर खौफ तारी कर रखा है, शारिक ने कहा। पुलिस को पता नहीं चलेगा कि इस खबीज का कातिल कौन है। मैं जब इसे बुलाने गई थी तो वहां बैठे हुए लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अगरचे अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था, लेकिन हो सकता है किसी ने मुझे देख ही दिया हो। ये तुम्हारा वहम है, शारिक ने कहा। अगर तुम्हारा चेहरा चादर में छुपा हुआ था तो किसी ने कैसे देख लिया होगा? लेकिन न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, समीना ने कहा। तुम्हारा ये खौफ बिला वजह है। जाओ जाकर सो जाओ, सुबह उठोगी तो सारा खौफ ज़हन से निकल चुका होगा, शारिक ने कहा। समीना उठकर अपने कमरे में चली गई। शारिक भी दरी पर लेट गया। शारिक तो कुछ देर बाद सो गया, लेकिन समीना को नींद नहीं आ रही थी। आज के वाकये ने उसे बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। वो जिस शख्स को बहुत मासूम समझी थी, वो किसी दरिंदे की तरह सफाक और बेरहम साबित हुआ था। उसकी हमदर्दी में वो खुद भी इस दलदल में कदम रख चुकी थी जिसे वो शारिक को निकालना चाहती थी। शारिक उसके लिए अजनबी था, लेकिन समीना उसे मुतासर होकर चंद ही रोज में इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि अपने आप को खतरात में डाल लिया था। वो सोच रही थी कि अब भी वक्त था कि वो शारिक से किनारा कशी करके अपने आप को बचा ले, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने नादानी में अपने लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर ली थी। शारिक ने जब पुलिस के सामने कहा था कि उसका कदन है, तो समीना ने उसकी तरदीद नहीं जीती। और अगर पुलिस ने यह सुराग लगा लिया कि उस रात पुलिस मुकाबले के बाद उसके घर में पनाह लेने वाला मुल्जिम कौन था, तो शारिक के साथ वो भी आनी सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। उसने शारिक को ना सिर्फ बचाने की कोशिश की थी, बल्कि मुल्जिम का गलत हुलिया बताकर पुलिस को भी गलत रास्ते पर डाल गया था। और कानून की नजरों में ये एक संगीन जुर्म था, और इससे ज्यादा संगीन जुर्म ये था कि वो सलमान के कत्ल में मुलव्वस हो गई थी। समीना जैसे जैसे सोच रही थी, उसका जहन उलझता जा रहा था। उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था। कभी उसके चेहरे के सामने शारिक का चेहरा आ जाता और कभी फांसी का फंदा झूलता हुआ दिखाई देने लगता। उस वक्त 3:30 बजे थे। समीना बार बार करवटें बदल रही थी। दफादन बाहर किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। दौड़ते हुए कदमों के साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई देने लगी। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। बहुत से लोग शोर मचाते हुए दौड़ रहे थे। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो पलंग से उठकर दौड़ती हुई शारिक के करीब पहुंच गई। शारिक भी शोर सुनकर उठ गया था। बाहर एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गेट से टकराया हो। समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और दूसरे ही लम्हे वो उछलकर शारिक से लिपट गई। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? शारिक के लहजे में नींद का खुमार था, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब उसे ये एहसास हुआ कि समीना उससे लिपटी हुई है, तो वो एक लम्हे को बदहवास सा हो गया था। वो आ गए, पुलिस! समीना की हल्क से कपकपाती सी आवाज निकली। खौफ की शिद्दत से वो होले होले कांप रही थी। शारिक के गिर्द उसकी बाहों की गिरफ्त कुछ और भी मजबूत हो गई। शारिक के दिन पर तारी लेम का खुमार गायब हो चुका था। समीना उससे लिपटी ही जा रही थी। उसने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। समीना ने खुदात बोई ने उसके पूरे जिस्म में सनसनी की सी कैफियत तारी कर दी थी। बाइज़ शोर की आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी। किसी के बार बार गेट से टकराने की आवाज आ रही थी, जैसे दो आदमी गुथम गुथा हों और गेट से टकरा रहे हों। मैंने इसे पकड़ लिया है, जल्दी आओ, भागो! एक चीखती हुई आवाज गेट के करीब से उभरी। समीना चीखकर शारिक में समा जाने की कोशिश करने लगी। शारिक ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपनी आवाज काबू में रखो, इतनी खौफजदा क्यों हो? शारिक के मुंह से सरगोशी निकली। पुलिस! वो आ गए। समीना गलाई। पागल हो रही क्यों? शारिक उसे ओले से डांट दिया। अपनी आवाज काबू में रखो, मैं देखता हूँ क्या मामला है। नहीं, बाहर मत जाना, दरवाजा मत खोलना, समीना बोली। शारिक ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया और उठकर दबे कदमों चलता हुआ खिड़की के करीब आ गया। उसने कुर्सी उठाकर खिड़की के करीब रख ली और ऊपर चढ़कर जरा सा पर्दा सिरकाकर खिड़की के सबसे ऊपर वाले शीशे से बाहर झांकने लगा। दिल्ली में स्ट्रीट लैंप की रोशनी थी और 7-8 आदमी नजर आ रहे थे, जिन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा था। कुछ आदमी की पिटाई की जा रही थी। उसका एक साथी और भी था। एक आदमी की आवाज सुनाई दी। उसे मैंने उस तरफ भागते हुए देखा है, उसे कोतवाल ले चलो। पुलिस वाले इसे दूसरे साथी का पता भी मालूम कर लेंगे, एक और आवाज ने कहा। कुछ गया तो नहीं? किसी तीसरी आवाज ने पूछा। नहीं, बर वक्त आंख फूल गई थी, हमारे शोर मचाने पर ये भाग निकले, पहली आवाज ने कहा। चल लोए,
चोर दिया पुत्रा। एक आदमी ने पकड़े गए शख्स को थप्पड़ मार दिया। वो लोग उसे मारते पीटते हुए वहां से ले गए। शारिक को उनकी बातों से समझने में देर न लगी कि दो चोर किसी घर में घुस गए थे, लेकिन अहले खाना बर वक्त जाग गए। उनके शोर मचाने पर चोर भाग निकले, लेकिन शोर मचाने पर मोहल्ले के कुछ लोग भी जाग गए थे, जिन्होंने ताकुब करके एक चोर को पकड़ लिया था, जबकि दूसरा भाग निकलने में कामयाब हो गया था। शारिब ने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया और कुर्सी से उतरकर समीना के करीब आ गया। वो अभी तक दरी पर बैठी होले होले कांप रही थी। किसी घर में चोर घुस आए थे। शारिब ने उसके करीब बैठते हुए कहा, एक भाग गया और दूसरे को पकड़कर थाने ले गए। अब मैं समझी थी पुलिस आ गई, समीना ने कहा। उसके लहजे में खौफ अब भी नुमाया था। पुलिस यहाँ नहीं पहुंच सकती, शारिक ने कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पुलिस क़यामत तक सलमान के कातिल का सुराग नहीं लगा सकती, लेकिन तुम अगर इसी तरह बात बात पर बदहवास होती रही तो फिर ये रात नहीं रह सकेगा। लेकिन मुझे डर लगता है, समीना ने कहा। डरने की कोई बात नहीं। शारिक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। समीना ने मुज़ाहमत नहीं की। वो उसकी आगोश में सिमट गई। उसका जिस्म अब भी होले होले कांप रहा था। शारिक उसकी पीठ सहलाने लगा। समीना का खौफ बतदरीज ज़ायल होता चला गया और अब वो एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी थी। ज़हन पर खुमार सा तारी होने लगा था। दीवार की एक कलाक ने 4 बजने का ऐलान किया। घड़ी की टन टन की आवाज सुनकर वो जैसे होश में आ गई। उसने अपने आप को शारिक की गिरफ्त से निकाला और उठकर दौड़ती हुई अपने पलंग पर जा गिरी। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसे यूं लगा था जैसे उसका कोई हसीन ख्वाब टूट गया हो। उसने समीना के पलंग की तरफ देखा और ठंडी सांस भरता हुआ दरी पर लेट गया। तकीफ वो सर के नीचे रखने की बजाय अपने सीने से लिपटा लिया और आंखें बंद करके हसीन तस्वुरात में खो गया। सुबह जब शारिक की आंख खुली तो 8 बज चुके थे। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। समीना अपने बिस्तर पर सो रही थी। वो एक झटके से उठ गया। समीना को 7:30 बजे कॉलेज जाना था और वो अभी तक सो रही थी। शायद रात को देर तक जागने की वजह से सुबह जल्दी उसकी आंख नहीं खुल सकी थी। वो दरी से उठकर समीना के पलंग के करीब आ गया। समीना, उसने ओले से पुकारा। समीना उठो, 8 बज चुके हैं। उसने झुककर समीना को हिलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके साथ ही वो चौंक गया। उसने हाथ समीना के कंधे से उठाकर पेशानी पर रख दिया। समीना तेज बुखार में फनक रही थी। समीना, समीना आंखें खोलो। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। समीना ने किस मजाकर आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हें तेज बुखार हो रहा है समीना? शारिक उसकी पेशानी पर हाथ फेरने लगा। टाइम क्या हुआ है? समीना के मुंह से कराजी निकली। 8 बज चुके हैं, शारिक ने बताया। ओह, मुझे कालाई से देर हो रही है, समीना कहते हुए उठने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं, तुम्हें तेल बुखार हो रहा है, तुम आज कॉलेज नहीं जा सकोगी। शारिक ने उसे बाहों से पकड़कर दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। आराम से लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, कुछ पी लो तो मैं किसी डॉक्टर को ले आऊंगा। डॉक्टर को लाने की जरूरत नहीं, समीना ने कहा। मेल की दराज में गोलियां रखी हुई हैं, गोली खा लूंगी, बुखार उतर जाएगा। शारिक ने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया और किचन में आकर चाय बनाने लगा। चाय के साथ वो बिस्किट का डिब्बा भी उठा लाया था। उसने सारा देकर समीना को बिस्तर पर बिठा दिया। 1-2 बिस्किट खिलाने के बाद उसने समीना को फोनस्टान की 2 बोरियां खिला दी। उसे समझने में देर न लगी थी कि समीना को बुखार खौफ की वजह से हुआ था। एक तो कल सलमान वाला वाकया और फिर रात को गली में जोरों का हंगामा। समीना डर गई थी और ये बुखार उसी डर और खौफ का नतीजा था। समीना का ख्याल दुरुस्त निकला। 10 बजे के लगभग उसका बुखार कम होना शुरू हो गया, लेकिन शारिक ने उसे बिस्तर से उठने नहीं दिया। दोपहर के लिए खाना भी वो होटल से लेकर आ गया था। शाम 5 बजे के लगभग समीना का बुखार बिल्कुल उतर गया। वो अगरचे कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उठकर कामकाज करने में मसरूफ हो गई। समीना जब घर पर होती तो पड़ोस में से कोई ना कोई औरत जरूर आ जाया करती थी, लेकिन उस रोज पड़ोस की कोई औरत नहीं आई थी। वैसे भी समीना ने महसूस किया था कि जिस दिन से पुलिस का चक्कर चला था, उस रोज से उसके घर में पड़ोस की औरतों की आमदोरफ्त कम हो गई थी। समीना ने ये बात भी नोट की थी कि जब वो घर से निकलती थी तो मोहल्ले की कोई औरत मिल भी जाती तो वो उससे कतरा कर निकल जाने की कोशिश करती। शाम 6 बजे के लगभग शारिक घर पर ही था। समीना थोड़ी देर के लिए गुराया साहब के घर चली गई। उस वक्त गुराया घर में नहीं था, अलबत्ता पड़ोस की एक और औरत उसकी बीवी के पास बैठी हुई थी। पता चला था आज तुम घर पर ही हो। मैंने कई मरतबा तुम्हारे यहाँ आने को सोचा, मगर घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। कैसी हो? तुम्हारा चीदा क्यों उतरा हुआ है? मिसेस गुराया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बुखार हो गया था आंटी, समीना ने जवाब दिया। कॉलेज भी नहीं जा सकी। तुम्हारा ये कलन सुना था, एक दिन के लिए आया था, लेकिन वो कई रोज से यहाँ है, दूसरी पड़ोसन ने कहा। आंटी, उनका साबुन का बिजनेस है। यहाँ वो जिस फैक्ट्री से माल मंगवाते थे उसके साथ हिसाब किताब में गड़बड़ थी।
जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। शायद 1-2 दिन और रहेंगे, समीना ने जवाब दिया। वो पड़ोसन कुछ देर और बैठी रही। इसी दौरान उसने एक ऐसा जुमला कहा था जिसके अल्फाज समीना को नश्तर की तरह चुभते हुए महसूस हुए थे। उसे समझने में देर ना लगी थी कि उन लोगों को शारिक का यहाँ रहना पसंद नहीं था। समीना उस मकान में तकरीबन 2 साल से रह रही थी। इसी दौरान कभी कभार उसका छोटा भाई लाहौर से आ जाया करता था। 2 साल में 2 या 3 मरतबा उसके वालिद भी आए थे। उसके घर आने वाले सिर्फ यही 2 मर्द थे जिन्हें महल्ले वाले अच्छी तरह जानते थे। महल्ले वाले भी उन दोनों से बड़े खुलूस और इखलाक से मिलते थे। उसके वालिद जब भी यहाँ आते थे, महल्ले के 2-3 घरों में उनकी दावत जरूर होती थी। लेकिन शारिक के आने के बाद सूरत-ए-हाल कुछ बदल सी गई थी। उसके साथ ही पुलिस का चक्कर भी चल निकला था और महल्ले वाले उससे कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। पड़ोसन की उसे एक बात पर तो उसने महल्ले वालों की नाराजगी का अंदाजा लगा लिया था। वो कुछ देर वहां बैठी रही और फिर उठकर घर वापस आ गई। पड़ोसनों की इस तर्ज अमल से समीना का दिल कट कर रह गया था। वो अपने दिल में खौफ सा महसूस करने लगी थी। उसके दिल में एक चोर सा था। वो महल्ले वालों की नजरों में गिरती जा रही थी और उसकी वजह शारिक था। शारिक के आने से पहले यह सूरत-ए-हाल नहीं थी। उस रात ना शारिक उसके घर में आता और ना यह सारा चक्कर चलता। अब तो इस चक्कर में इस तरह फंस गई थी कि निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता था। वो हम शारिक के जुर्म में बराबर की शरीक थी। सलमान एडवोकेट के कत्ल में भी उसका हाथ था। 8 बजे के लगभग शारिक घर से चला गया तो समीना सोचने लगी कि क्यों ना वो ये घर तब्दील कर ले, लेकिन उसके ख्याल में ऐसा करना बेकार था। वो कहीं भी चली जाए, शारिक उसे ढूंढ ही निकालेगा। वो नौकरी छोड़कर चली जाए, शारिक फिर भी उसे तलाश कर ही लेगा। शारिक घर से निकलने के बाद सीधा मुनर्बा सैनमा के पुल पर पहुंचा। 7 अगस्त में मामूल होटल की मखसूस बेस पर बैठा अपना बिजनेस शुरू कर चुका था। वो शारिक को देखते ही बोला, कहाँ गायब हो गए थे शारिक बाबू? कुछ पता है लाहौर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शारिक ने जों कर उसकी तरफ देखा। छांगा को गोली लगी है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। कल आज उसका बंदा आया था, वो मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता है, शारिक ने जवाब दिया। क्या हुआ? गोली कैसे लगी? शारिक ने पूछा। क्या पुलिस? नहीं, सादिक ने उसकी बात काट दी। छांगा और जीरे में कोई झगड़ा हो गया था। जीरे ने उस पर गोली चला दी। जवाब में छांगा ने भी जीरे पर गोली चला दी। जीरा तो मर गया, मगर छांगा अभी तक जिंदा है। बात पुलिस तक नहीं पहुंची। जीरे की लाश गायब कर दी गई थी। जीरा? शारिक उछल पड़ा। वो तो छांगा का सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमी था। उनमें झगड़ा कैसे हो गया? ये कारोबार ऐसा धंधा है शारिक बाबू, सादिक ने कहा। इस कारोबार में तो बाप और बेटे को भी एक दूसरे पर एतमाद नहीं होता। तुम ऐसा करो, फौरन ही लाहौर चले जाओ। ठीक है, मैं आज ही रात चला जाता हूँ, शारिक ने जवाब दिया। वो सादिक के पास ज्यादा देर नहीं बैठा, चाय के एक कप पिया। इसी दौरान वो सादिक से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सादिक को ज्यादा तफसील मालूम नहीं थी कि छांगा और जीरे के दरमियान झगड़ा किस बात पर हुआ था। वो जिला दर पहुंचा। उस वक्त 9:45 बजे थे। समीना मेज के सामने कुर्सी पर बैठी कुछ कागजात दुरुस्त कर रही थी। दरवाजा खोलने के बाद फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गई। शारिक आते ही अपने बिखरे हुए कपड़े समेटने लगा। समीना कनखियों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अपने कपड़े समेटते देखकर समीना के दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई, लेकिन शारिक से कुछ पूछा नहीं, अनजान बनी बैठी। समीना, शारिक ने उसके करीब आकर कहा, मैं लाहौर जा रहा हूँ, चंद रोज बाद वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करो भी ना। इंतजार? समीना के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। एक बात जहन में रखना, शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं और तुम एक ऐसे राज से वाबस्ता हैं जिसका खुल जाना हम दोनों की मौत का बायस बन सकता है, और मुझे यकीन है कि तुम अपनी जबान पर काबू रखोगी। समीना जवाब देने की बजाय खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। शारिक ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मामला अगर अहम ना होता तो मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर ना जाता, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शारिक ब्रीफ के सवारे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। समीना अपनी जगह पर बैठी रही। शारिक ने दरवाजे के करीब रुककर उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी समीना कुछ देर तक अपनी जगह पर ही बैठी रही। फिर उसने उठकर दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर बिस्तर पर देर हो गई। उसका दिल भर आया। बर्दाश्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। समीना के ख्याल में अपनी बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद थी। उसे शारिक के जाने के बाद अगर वो पुलिस को सब कुछ बता देती तो उसे ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन शारिक की ये मासूमियत उसे ले डूबी, ये जानते हुए भी कि वो कातिल है और वो उसके सामने झुक गई थी और अब उस सजा में फंस गई थी। शारिक को घर से निकलकर दूसरी गली में मुड़ते ही रिक्शा मिल गया। बाईदी झुग्गी में लारी गड्ढे के सामने रिक्शे से उतरते ही कई हाकुरों ने उसे घेर लिया। कोई पेशावर की आवाज लगा रहा था, कोई जंग की, कोई सरगोदा की, कोई लाहौर की और कोई सियालकोट की। पंजाब में बसों पर सफर करना कोई मसला नहीं था। 24 घंटे खारिज शहर के लिए हर वक्त ट्रांसपोर्ट दस्तयाब थी। शारिक उस आकर के साथ चल पड़ा जो लाहौर की आवाज लगा रहा था।
लाहौर के लिए रवानगी के लिए कई बसें तैयार थी। हाकर उसे तीसरी कितार में बस के करीब ले आया, जहां बस के करीब ही एक छोटी सी बेज के साथ कुर्सी बिछाए बुकिंग क्लर्क बैठा हुआ था। शारिक ने टिकट खरीदा और बस में सवार हो गया। 1:30 बजे के करीब बादशाही मस्जिद वाले मोड़ पर वो बस से उतरा। उसे रिक्शा मिलने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। फिर जब वो मदंग पहुंचा तो 3 बज चुके थे। छांगे के अड्डे पर सिर्फ 2 आदमी थे। छांगा कहाँ है, उसकी हालत कैसी है? शारिक ने रफीक नामी आदमी से पूछा। छांगा यहाँ तो नहीं है शारिक बाबू, रफीक ने जवाब दिया। वो मासी मेरा के घर पर है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं, कोई जब भी होश में आता है तुम्हारे बारे में ही पूछता है। चलो, शारिक ने ब्रीफ केस एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए कहा। वो तबीले से निकलकर एक तवील चक्कर काटते हुए पिछली तरफ आ गए और मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए एक मकान के सामने रुक गए। ये वही मकान था जहां अड्डे पर हमले वाली रात खुफिया रास्ते से फरार होकर उन्होंने पनाह ली थी। दस्तक के जवाब में दरवाजा खुलने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, जिसका मतलब था कि मकीन जाग रहे थे। क्या बात है फीके, तुम क्यों आए हो? दरवाजा खोलने वाले ने पूछा। शारिक बाबू आया है, मैंने सोचा इसको भी अभी पहुंचा दूं, फीके ने जवाब दिया। ठीक है, अंदर आ जाओ, मगर अपना मुंह बंद ही रखना। छांगा अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, सारी रात जाकर गुजारी है उसने बड़ी तकलीफ में। उस शख्स ने कहा। कैसा हाल है? शारिक ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। उसने दरवाजा खोलने वाले को पहचान दिया था। वो गामा था जो बदायर तांगा चलाता था, मगर छांगे का एजेंट था और हिरवन के साथ असले के गाहक भी तलाश किया करता था। उसकी हालत अच्छी नहीं है शारिक बाबू, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, गामे ने जवाब दिया। गोली काल से उसके फेफड़े में फंसी हुई है। फेफड़े में? शारिक के लहजे में हैरत थी। उसी हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? छांगे को हॉस्पिटल ले जाने का मतलब ये होता है कि सब लोग इस वक्त अंदर होते, गामे ने जवाब दिया। हम लोगों की जिंदगी ऐसी होती है शारिक बाबू, चोरी चप्पे जीते हैं और चोरी चप्पे मर जाते हैं या पुलिस के हाथों अगले जान पहुंचा दिए जाते हैं। वही कमरे के दरवाजे पर आ गए। दरवाजा भिड़ा हुआ था। गामा ने उंगली ऊँटों पर रखकर शारिक को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया। सामने चारपाई पर छांगा सो रहा था या बेहोश पड़ा था। उसके जिस्म पर कमीज नहीं थी। पेट और सीने पर चौड़ी पट्टी बंधी हुई थी, जिसका कुछ हिस्सा खून से सुर्ख हो रहा था। एक आदमी चारपाई के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था, दूसरी खाली पड़ी हुई थी। वो आदमी शारिक को देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने भी ऊँटों पर उंगली रखकर शारिक को खामोश रहने का इशारा किया। शारिक खामोशी से खाली कुर्सी पर बैठ गया और छांगा की तरफ देखने लगा। उसके जख्म से गालिबन खून बहुत ज्यादा बह चुका था। चेहरा बिल्कुल जर्द था। शारिक को वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गामा ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो उठकर गामे के साथ दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ चारपाई पर एक आदमी सोया हुआ था। गामे ने उसे झुंझोड़ कर जगा दिया। जा ओए, चाय बना के ला, शारिक बाबू आया है, गामे ने कहा। मासी को जगा देते, तुम्हें पता है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोया था। वो आदमी बुड़बुड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। उस कमरे में 2 कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। शारिक ने अपना ब्रीफ केस आतिशदान के कार्नस पर रख दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। ये सब कुछ कैसे हो गया गम्मे? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या जीरे के साथ झगड़ा इतना ही संगीन हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी? हाँ शारिक बाबू, कुछ ऐसा ही मामला था, गामे ने जवाब दिया। मगर इन दोनों में झगड़ा हुआ कैसे? छांगा तो जीरे को अपने बेटे की तरह समझता था, शारिक ने कहा। छांगा वाकई से अपना बेटा समझता था। उसने हमेशा जीरे पर एतमाद किया था। सारा माल और लाखों रुपए की रकम उसके कब्जे में रहती थी और कभी एक पाई का हेर फेर भी उसने नहीं किया था। लेकिन परसों छांगे को पता चला कि उसके खुफिया ठिकाने से 20 किलोमीटर हिरवन गायब है। उस खुफिया ठिकाने के बारे में छांगे के अलावा सिर्फ तुम्हें मालूम है या जीरे को। छांगे ने उस हिरवन के बारे में जीरे से पूछा तो वो साफ मुकर गया और कहा कि हिरवन शारिक बाबू ने गायब की होगी। इस जवाब पर उनमें बात बढ़ गई क्योंकि छांगे ने एक दिन पहले ही नया माल मंगवा कर रखा था और तुम कई दिन पहले कहीं चले गए थे। जीरे को यह पता नहीं था कि तुम कहीं गए हुए हो और माल भी एक दिन पहले ही आया था। जब बात बढ़ गई तो जीरे ने छांगा को धमकी दी कि वो इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाए वरना वो पुलिस को बता देगा कि डीएसपी को किसने अगवा किया था और उसे कहाँ रखा गया था और कत्ल किसने किया था। उसकी ये धमकी सुनकर छांगा उस वक्त तो खामोश हो गया, मगर कल उसने जीरे को फिर पकड़ा दिया। उन दोनों में गर्मी आ गई। छांगे ने पिस्तौल निकालकर उसे धमकी दी कि अगर माल वापस ना किया तो वो उसे गोली मार देगा। वो तो शायद मैं धमकी दे रहा था, मगर जीरे ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी जो छांगे के पेट में लगी। छांगे ने भी गोली चला दी। जीरे की खोपड़ी उड़ गई और वो उसी वक्त खत्म हो गया। हमने उसकी लाश ड्राइव कर दी और जख्मी छांगा को यहाँ ले आए। बखुद आकर डॉक्टर अनवर को ले आया था। ऐसे मौकों पर वही काम आता है
उसने चांगे को हॉस्पिटल ले जाने को कहा क्योंकि ऑपरेशन के बगैर फेफड़े में पंची हुई गोली तो नहीं निकाली जा सकती थी। चांगा उस सोच में था, उसने मना कर दिया कि उसे हॉस्पिटल ना ले जाया जाए। अब डॉक्टर उसका इलाज कर तो रहा था, मगर आज तो उसने भी कह दिया है कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर चंद घंटे भी निकाल ले तो गनीमत समझना। चांगा जब भी होश में आता है तो तुम्हें बड़ा याद करता है। हमें पता ही नहीं था कि तुम हो कहाँ। कल एक मर्तबा जब होश में आया तो उसने कहा कि तुम सादिक के पास फैसलाबाद गए हुए हो। मैंने कल रात ही बंदे को फैसलाबाद भेज दिया था।